ज़रा एक बार सोचिए कि आपके घर में कोई भी बड़ी ज़रूरत अचानक से आ जाए या फिर आपको कोई नया घर खरीदना हो, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए हो या फिर कोई बीमारी घर में आ जाए या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। लेकिन उस वक्त जब जेब में पैसे नहीं हो तो क्या करना चाहिए? तो यही काम आता है लोन यानी कि उधार लेना। लेकिन रुकिए दोस्तों, लोन लेना उतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है। लोन लेने के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और ये एक पूरा खेल होता है जिसमें बैंक, ब्याज, ईएमआई, सिबिल स्कोर के चक्कर में आदमी फंस जाता है। और अगर आपको ये सिस्टम समझ नहीं आता है तो आप जिंदगी भर लोन के जाल में ही फंसे रह सकते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक कदम और बढ़ेंगे और सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर में ये लोन क्या होता है और लोन कैसे काम करता है। बैंक लोन क्यों देता है, ब्याज इस पे कैसे लगता है, ईएमआई क्या होती है, सिबिल स्कोर कैसे चेक होता है और लोन न चुकाने पर क्या होता है और लोन लेने से पहले आपको क्या क्या सोचना चाहिए। इन सारी चीज़ों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक कदम हम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा दिमाग में क्लियर हो जाए। तो लोन का मतलब होता है उधार लेना, लेकिन यह उधार थोड़ा अलग होता है। जब आप अपने दोस्त से कोई 500 रुपया उधार लेते हो तो वो उधार होता है, लेकिन उसमें आमतौर पर कोई भी शर्त नहीं होती। बैंक का लोन इससे अलग होता है, यानी कि बैंक का लोन एक औपचारिक समझौता जो कि फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जिसमें बैंक आपको एक तय रकम देता है और आप वादा करते हो कि एक तय समय के अंदर वो रकम आप उसे बैंक को वापस करोगे और साथ में उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी चुकाओगे। तो सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो मान लीजिए कि आपको अगर एक स्कूटर खरीदनी है जो कि 80,000 रुपये की है, तो आपके पास अभी सिर्फ 20,000 रुपये है, तो बचे आपके पास 60,000 रुपये जिसका आपको इंतजाम करना है। तो अब आप बैंक चाहते हो, बैंक आपको 60,000 रुपये का लोन देने को कहता है और अब आप स्कूटर उससे खरीद सकते हो। लेकिन जब आपको बैंक को पैसे वापस देने हैं तब 60,000 प्लस इसके अलावा ब्याज भी साथ में देना पड़ेगा, यानी आप शायद कुल 72,000 या 75,000 रुपये चुकाओगे, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने ईएमआई के तौर पर। यही होता है लोन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक तो हमारा क्लियर हो गया और अब हम जानते हैं कि बैंक लोन क्यों देता है आखिर में। तो अब एक सवाल आता है मन में कि बैंक हमें पैसे क्यों देता है और बैंक कोई दोस्त तो नहीं है कि जो मुफ्त में पैसे दे दे। तो बैंक एक बिजनेस है दोस्तों और बैंक का बिजनेस मॉडल ही इसी पे काम करता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझना। तो अब जानते हैं कि बैंक का पैसा कहाँ से आता है। तो जब भी आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करते हो या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो बैंक उस पैसे को अपने पास रखता है। मान लीजिए अगर 1,000 लोगों ने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए तो बैंक के पास टोटल 10 करोड़ रुपए आ गए। अब बैंक ये पैसा दूसरे लोगों को लोन देने में इस्तेमाल करता है, यानी कि बैंक आपको सेविंग पर देता है 3% से लेकर 4% तक का ब्याज और बैंक जिन लोगों को लोन देता है उनसे 8 से 18% तक का ब्याज चार्ज करता है। तो बीच का जो ये मार्जिन है वही बैंक की कमाई हो जाती है। मतलब कि बैंक आपके 1,00,000 पर आपको 4,000 रुपये देगा साल में और वही पैसा किसी और को अगर बैंक के द्वारा लोन दिया गया है तो उससे बैंक 12,000 रुपये कमाएगा। तो बीच का जो 8,000 रुपये का है वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। तो बैंक इसलिए लोन देता है क्योंकि यही उसकी कमाई का जरिया है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लोन के बारे में, यानी कि लोन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, लोन एक ही तरह का नहीं होता बल्कि हर ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के लोन होते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की। ये लोन तब लिया जाता है जब आपको कोई घर खरीदना है या कोई घर बनाना है। लोन की रकम होती है 5,00,000 से लेकर 5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा तक की। समय इसमें 10 साल से लेकर 30 सालों तक का होता है जब आपको इस लोन को चुकाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर इस पे चलती है 8% से लेकर के 10% के बीच में, जो कि सालाना ब्याज है। यह सबसे लंबे समय तक का लोन कहलाता है और काफ़ी सारे लोग होम लोन लेना ही प्रेफर करते हैं। खास बात यह है कि घर खुद कोलेट्रल यानी कि जमानत पे रखा जाता है, यानी अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपका घर बेच सकता है। दूसरा होता है व्हीकल लोन, जिसे ऑटो लोन या वाहन लोन भी कहते हैं, जिसमें आप व्हीकल में गाड़ी, बाइक, स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। इसका समय ज़्यादातर 1 साल से लेकर 7 साल के बीच तक हो सकता है। ब्याज रेट की बात करें तो 7% से 15% पे आपको लोन मिल जाता है। गाड़ी खुद इसमें कोलेट्रल होती है, अगर आप हफ्ते नहीं भर पाते हैं तो गाड़ी आपकी बैंक द्वारा जब्त कर ली जाती है।
उसके बाद आता है तीसरा एजुकेशन लोन। दोस्तों पढ़ाई के लिए देश या विदेश में जाने के लिए भी कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, जैसे कॉलेज की फीस भरने के लिए, हॉस्टल बुक्स वगैरह का खर्चा करने के लिए, और पढ़ाई के दौरान ईएमआई नहीं देनी होती है, मोरेटेरियम पीरियड होता है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद ईएमआई चुकाना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद आते हैं पर्सनल लोन के। तो किसी भी काम के लिए यानी कि शादी, इलाज, ट्रैवल, घर की मरम्मत, कोई भी काम के लिए अगर आप लोन लेते हो तो इसको पर्सनल कहा जाता है, जिसमें कोई भी कोलेटरल नहीं होता, लेकिन ब्याज सबसे ज़्यादा इसी में होता है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती। तो 10% से 24% तक का सालाना ब्याज हो सकता है और ये अनसिक्योर लोन कहलाता है। उसके बाद आता है बिजनेस लोन। नया बिजनेस शुरू करने के लिए या पुराना बिजनेस को और बढ़ा करने के लिए बिजनेस लोन दिया जाता है, जो कि स्टार्टअप लोन, एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, ये सभी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसको ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना भी एक तरह का उधार है। अगर समय पर यह नहीं चुकाया तो इसमें तो सबसे ज़्यादा 36% सालाना से लेकर के 42% तक सालाना का ब्याज लग सकता है और ये सबसे महंगा लोन भी माना जाता है। उसके बाद आता है सातवां एग्रीकल्चर या किसान क्रेडिट कार्ड लोन। तो किसानों के लिए खेती के खर्च को जैसे कि बीज, खाद, ट्रैक्टर खरीदने के लिए ब्याज दर बहुत ही कम रखी जाती है और सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है। तो दोस्तों हर ज़रूरत के लिए एक लोन है, जिस तरह के किसानों के लिए है एग्रीकल्चर लोन, लेकिन हर लोन की कुछ ना कुछ अलग अलग शर्तें होती है, इसलिए लोन लेने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। तो अब समझते हैं ब्याज को, यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे लगता है। दोस्तों ये पार्ट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ब्याज का खेल समझना है तो आप कभी लोन के जाल में नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। तो जब भी आप बैंक से कोई पैसे उधार लेते हो तो बैंक उसकी किराया लेता है आपसे, उस किराए को ही ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज दर को परसेंटेज में बताया जाता है, यानी कि प्रति वर्ष यानी कि पर एनम के हिसाब से। मतलब कि अगर बैंक ये कहता है कि वो 10% ब्याज लेगा तो 1 लाख के लोन पर वो बैंक 10,000 रुपये सालाना ब्याज लेगा। ब्याज के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे है, जिसमें P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इज इक्वल टू टाइम यानी कि समय होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का लोन है, 10% सालाना ब्याज है, 3 साल के लिए लिया गया है, तो यहाँ पे इस केस में 30,000 रुपये इसको 1,30,000 रुपये चुकाना पड़ेगा और 30,000 रुपये है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसका ब्याज हुआ। अब कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लाख रुपये लोन है, सेम उसी तरह का 10% का इंटरेस्ट है, वो 3 सालों के लिए लिया गया है, तो तीसरे साल ये रकम हो जाती है 1,33,100 रुपये, यानी कि यहाँ पे 3,100 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले ज़्यादा देने पड़े। और जब भी लोन अगर 10-20 साल का हो तो ये फर्क लाखों करोड़ों में पहुँच जाता है। अब बात करते हैं फिक्सेड रेट वर्सेस फ्लोटिंग रेट की। तो पहले फिक्स रेट को जान लेते हैं। पूरे लोन के दौरान ब्याज एक ही रहता है, उसे फिक्स रेट कहते हैं। फायदा ये है कि सर्टेनिटी, आपको पहले से पता होता है कि आपको क्या देना है, और नुकसान ये है कि अगर मार्केट में रेट गिरे और आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम की तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। दूसरा है फ्लोटिंग लोन, जिसमें ब्याज दर मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है। फायदा यह है कि मार्केट गिरे तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है, और नुकसान यह है कि मार्केट बढ़े तो ईएमआई बढ़ सकती है। होम लोन में ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट ही इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं कि ईएमआई क्या होती है। दोस्तों ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हर महीने एक तय रकम जो आप बैंक को चुकाते हो। ईएमआई में दो चीज़ें होती है, प्रिंसिपल यानी कि मूल उधार का हिस्सा, और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज का हिस्सा। शुरुआत में ज़्यादातर ब्याज होता है, बाद में प्रिंसिपल होता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है और इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो ईएमआई का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन है, जिसपे 12% सालाना ब्याज है और 5 साल यानी कि 60 महीनों के लिए लिया गया है। तो इसकी ईएमआई अगर हम निकालें तो वो बनती है 11,122 रुपये प्रति महीना। अब पहली ईएमआई में ब्याज का हिस्सा 5,000 है, यानी कि 5 लाख का 1% महीने का होता है। प्रिंसिपल हिस्सा हुआ 6,122 रुपये। तो 60वीं ईएमआई में अगर चले तो वहाँ पे ब्याज का हिस्सा सिर्फ 110 है और प्रिंसिपल अमाउंट है 11,012 रुपये, यानी जैसे जैसे लोन घटता है ब्याज भी घटता है। 5 साल में कुल आप चुकाओगे 11,122 रुपये, उसको गुना 60 करोगे तो 6,67,320 रुपये आप चुकाओगे। मतलब कि 5 लाख के बदले में 6.67 लाख यानी कि 1,67,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा ब्याज के दिए, इसलिए लोन जल्दी चुकाना पहले से फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं प्री पेमेंट या प्री क्लोजर की। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो लोन जल्दी चुकाना अच्छा सिचुएशन होता है और आप उसे बंद भी कर सकते हो। इसे प्री पेमेंट या फोर क्लोजर करना कहते हैं। इससे आपका ब्याज बचता है, लेकिन कुछ बैंक इस पर प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगाते हैं, इसलिए पहले से पूछ लीजिए कि प्री पेमेंट पेनल्टी है या नहीं।
अब जानते हैं कि लोन कैसे मिलेगा और प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अब जानते हैं कि लोन लेने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, जिसमें स्टेप 1 है कि अपनी ज़रूरत को समझो, कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, किस काम के लिए चाहिए और कितने समय में आप उस पैसों को चुका पाओगे। उसके बाद रिसर्च करो, अलग अलग बैंकों की लोन को कंपेयर करो, ब्याज दर कहाँ पे ठीक बैठता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी कम है, प्री पेमेंट चार्जेस क्या है, और ऑनलाइन टूल जैसे बैंक बाजार, पैसे बाजार से आप कंपेयर कर सकते हो। स्टेप 3 है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, यानी कि बैंक देखता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी इनकम क्या है, नौकरी है या बिजनेस है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, पुराने लोन तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ही बैंक लोन देता है। उसके बाद स्टेप 4 आता है डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो आपके सामान्य डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, IT रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिक्योर लोन के लिए प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह, या फिर कार लोन है तो व्हीकल की RC वगैरह आप डॉक्यूमेंट में दे सकते हो। स्टेप 5 है वेरिफिकेशन, यानी कि बैंक आपकी सारी जानकारी पहले तो वेरीफाई करता है और कभी कभी बैंक का एजेंट आपके घर या ऑफिस आ भी सकता है। उसके बाद छठा है लोन का अप्रूवल मिलना। तो अगर सब सही रहता है तो बैंक लोन अप्रूव कर देता है और आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है कि लोन की रकम क्या है, ब्याज दर कितनी तय हुई है, EMI क्या है और टेन्योर यानी कि समय कितना है। उसके बाद एग्रीमेंट साइन करो, यानी कि आप बैंक के साथ एक लीगल एग्रीमेंट साइन करते हो, इसे ध्यान से पढ़ो और हर शर्त को अच्छे से समझ लो। उसके बाद डिसबर्समेंट होता है, यानी कि एग्रीमेंट के बाद बैंक पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और ये पूरा प्रोसेस 3 दिन से लेके 3 हफ्तों तक लग सकता है। लोन के टाइप के निर्भर करता है कि कौन सा लोन आपने लिया था। लोन न चुकाने पर क्या होता है, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ही गंभीर है और अगर आप लोगों ने भी लोन लिया है या फिर चुकाया नहीं है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या होता था कि अगर EMI मिस होने पर पहले 1-2 दिन बैंक का रिमाइंडर SMS या कॉल आ जाता था और 30 दिन बाद आप DPD 30 में आ जाते थे, यानी कि 30 डे पास्ट ड्यू के चक्कर में। उसके बाद 60 दिन में आपका सिविल स्कोर गिरना शुरू हो जाता था और 90 दिन में आप NPA यानी कि नॉन परफॉर्मेंट एसेट घोषित हो जाते थे, जो कि बहुत ही खराब है। और 90 दिन के बाद रिकवरी एजेंट आने लगते थे आपके घर वगैरह पे। और जाने के सिक्योर लोन में क्या होता है, तो अगर आपने होम लोन, कार लोन वगैरह लिया है और नहीं चुकाया तो बैंक सरफसाई एक्ट के तहत बिना कोर्ट चाहे आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। इसके लिए वो आपको नोटिस देगा, प्रॉपर्टी की नीलामी यानी कि ऑक्शन कराएगा और जो पैसा मिलेगा उससे लोन रिकवर करेगा, बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन में क्या होता है। तो बैंक लीगल नोटिस भेजता है, कोर्ट में केस हो सकता है, सैलरी अटैच हो सकती है, यानी कि कोर्ट बैंक को परमिशन दे सकता है कि आपकी सैलरी से सीधे पैसे काटे और सिबिल स्कोर बहुत ही बुरी तरह से इससे डैमेज होता है। अब बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिकवरी एजेंट को हैरेसमेंट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। RBI के गाइडलाइन के अनुसार सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वो कोई भी गाली या धमकी आपको नहीं दे सकता, घर में घुस नहीं सकते, दोस्त या रिश्तेदारों के सामने परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो आप RBI के बैंक में जाके ओम भूषण में कंप्लेंट या शिकायत कर सकते हो, यानी कि RBI बैंकिंग का ओम्बड्समैन है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। एक लोन डिफॉल्ट का लंबा समय होता है, जो कि सिबिल स्कोर 7 साल तक खराब हो सकता है। भविष्य में कोई भी आपको लोन नहीं देगा अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो, और रोजगार में भी आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ कंपनियां सिबिल पहले चेक करती है। लोन लेने से पहले ये ज़रूर सोचिए दोस्तों कि आप क्या ये ज़रूरी है लोन लेना आपके लिए, यानी कि क्या आप बिना लोन के भी काम चला सकते हो, कुछ महीने और सेव कर सकते हो या नहीं, या फिर क्या EMI अफोर्ड कर सकते हो। मान लीजिए कि EMI अगर मंथली का 40% से ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप इसे 30,000 रुपये कमाते हो तो मैक्सिमम 12,000 की तो आप EMI लेते हो। उसके बाद कितने समय का लोन है ये अपने आप से पूछे, बैंक के लोन से कंपेयर कीजिए, हिडन चार्जेस क्या क्या बैंक ने लगाए हैं वो पता कीजिए, अपना 3 से 6 महीनों का जो घर खर्च है उसका इमरजेंसी फंड बना के रखे और एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रिंसिपल यानी कि मूल रकम होता है, इंटरेस्ट यानी कि बैंक को ऊपर से जो ब्याज देते हो वो, EMI यानी कि जो हर महीने आपको देनी पड़ेगी, टेनियर यानी कि टोटल कितने टाइम तक ये लोन चलेगा, कोलेट्रल यानी कि आप क्या गिरवी रखते हो, सिक्योर लोन यानी कि जो कोलेट्रल आपने गिरवी रखा है उसे सिक्योर लोन के अंदर आ जाता है, और अनसिक्योर लोन में पर्सनल लोन आता है। मोरेडियम पीरियड यानी कि वो समय होता है जब EMI नहीं देनी पड़ती, जो कि एजुकेशन लोन में पढ़ाई के दौरान होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि आपको बैंक चार्ज करता है। फोर्स क्लोजर समय से पहले पूरा लोन कर देते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आपने 30-90 दिनों तक EMI नहीं भरी तो NPA घोषित हो जाता है। साथ ही सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रेडिट स्कोर बनाने वाली संस्था है। तो याद रखो दोस्तों कि लोन कोई भी बुरी चीज़ नहीं होती, लोन एक सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी आप ऊपर जा पाओगे। गलत
गलत तरह से इस्तेमाल किया तो वही सीढ़ी नीचे आपको गिरा देगी। इसलिए इन्फॉर्मेड रहो, अवेयरनेस फैलाओ और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन खुद से लो। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।